तो आज जो रचनात्मक लेखन है वो स्पेशली 6 to 10 HL स्टूडेंट्स के लिए है, सेकेंड लैंग्वेज के लिए, क्योंकि रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन वगैरह। लेकिन क्लास 2, 3, 4 के लिए भी छोटी छोटी एटलीस्ट 3 या 4 लाइन हम लिखवा सकते हैं। लोअर लैंग्वेज के लिए भी हम लिखवा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट कि आप अपने क्लास के अनुसार आप उसे मोल्ड कर लीजिए और उसके अनुसार बच्चों को लिखवा सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये जो रचनात्मक लेखन का ये जो कार्यशाला है फोकस्ड है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, संदेश लेखन, सूचना लेखन, जो 6 to 10 के लिए बहुत जरूरी है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, लघु कथा लेखन वगैरह। आप सबको ये जानना क्यों जरूरी है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब हमें इन सभी क्रिएटिव राइटिंग के बारे में या रचनात्मक लेखन के बारे में जानकारी होती है, तभी हम बच्चों को उसके अनुसार प्रिपेयर करा पाते हैं छोटे क्लासेस में, उनके अनुसार, चाहे 4 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, उसके अनुसार। लेकिन उसका प्रारूप जानना बहुत जरूरी है। उसका फॉर्मेट एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, हर पत्र लेखन का, संवाद लेखन का एक फॉर्मेट होता है, विज्ञापन लेखन का एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट को फॉलो करने से ही बोर्ड में एग्जाम में जब करेक्शन होते हैं तो मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप अपने क्लास के अनुसार उसे मोल्ड करके, उसे चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे? आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे? यस मैम, यस हाँ जी। तो सबसे पहले हम छोटी कक्षा से ही शुरू करते हैं रचनात्मक लेखन। मेरा नाम, पूरा स्क्रीन आ रहा है? ये बीच में ही आ रहा है? पूरा स्क्रीन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि छोटी कक्षा जैसे क्लास 2, 3 या 4 है, उसके लिए आप एक चित्र दे सकते हैं, जैसे मेरा जन्मदिन है ये, और उसके साथ साथ कुछ लाइंस भी आप ही दे दीजिए, ताकि बच्चा अपने से एक सेंटेंस फ्रेम कर सके। ये स्पेशली फॉर क्लास 3 and 4 जब सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास 5 में पहुंचता है तो बस चित्र दीजिए, चित्र के आधार पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए या उसे वर्णन करने के लिए कहिए। जैसे ये चित्र है तो मेरा नाम डैश है, तो बच्चा अपना नाम लिखेगा कि मेरा नाम मोहन है, सोहन है। मेरा जन्मदिन डैश को आता है, 15 अगस्त को आता है, या 26, कभी भी 12 मार्च को आता है, या मई 15 तारीख को आता है, या इस साल मैं डैश वर्ष का हो जाऊंगा, 11 वर्ष का हो जाऊंगा, 12 वर्ष का हो जाऊंगा, 10 वर्ष का हो जाऊंगा, वो मुझे अपना डैश मनाना और डैश काटना अच्छा लगता है। मुझे अपना जन्मदिन मनाना और केक काटना अच्छा लगता है। इसके आधार पर और 2-3 वाक्य आप खुद दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चा अनुच्छेद भी जान गया, मेरा जन्मदिन से 4 या 5 लाइन सीख ली। दूसरा, इस चित्र के आधार पर उसने एक छोटा सा मतलब कंप्लीट करना, सेंटेंस कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना भी सीख लिया। तो ये चित्र वर्णन के रूप में आप छोटी क्लास में, जैसे क्लास 3, 4, 5 के लिए दे सकते। लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है जहां वो खुद बना सकता है, तब केवल वर्ड्स दीजिए, जैसे सब्जियां, फल, लड़का, तराजू, दुकान वगैरह, 4 या 5 वर्ड्स आपने दे दिए। अब उसके आधार पर वो इस चित्र का वर्णन कर सकता है। जैसे यह एक दुकान है, यह लड़का सब्जियां और फल बेच रहा है, सब्जी और फल ताजे हैं, सस्ते हैं, तराजू पर तौल रहा है। तो उस तरह से 4 या 5 वाक्य बना सकता है। और थोड़ा और बड़े क्लासेस में हम चलते हैं, जब क्लास 7, 8 में आता है तो कोशिश कीजिए कि बच्चा अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करे। तो प्राकृतिक तौर पर उगाए गए ये फल हैं, इसमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं है या रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया गया है, सेहत के लिए अच्छा है, और यह व्यक्ति सस्ते दाम पर सब्जी और फल बेच रहा है। तो थोड़ा और लेवल बढ़ा सकते हैं।
और कभी कभी हो सकता है कि आप उसे कहानी के रूप में भी दे सकते हैं, कि बोल सकते हैं कि अच्छा आपने ये चित्र देखा, अब इस पर ही एक कहानी आप बनाए, तो वो बच्चा बना सकता है। ये है चित्र वर्णन। और एक बात, चित्र वर्णन का एक नियम है, एक रूल्स है। बच्चे लिखते हैं एक लड़का है, 4 आम है, एक दुकान है, लाल अनार है, पीला केला है। नहीं, ये वर्णन नहीं हुआ ना, ये तो बस आइडेंटिफाई हुआ। वर्णन, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पिक्चर नरेशन में डिफरेंस है। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन क्लास 2 में ठीक है, क्लास 3 में ठीक है, लेकिन क्लास 4 में उसे नरेट करना होगा कि सब्जियां ताजी हैं, फल ताजे दिख रहे हैं या स्वादिष्ट लग रहे हैं या खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं, उस शब्दों का प्रयोग करना। और लड़का बहुत खुश है अपने काम से, तो वहां पर वर्णन हो रहा है कि उसके चेहरे पर स्माइल है तो खुश है। तो वर्णन और आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंस है। तो चित्र वर्णन का सबसे पहला नियम है कि उसे नरेट करना होगा, और कम से कम शब्दों, जैसे 6, 7, 8 के लिए है तो कोशिश कीजिएगा कम से कम बच्चा 10 वाक्य लिखे। छोटे क्लासेस में आप 5 वाक्य लिखवा सकते हैं। और ये इनसे क्लियर कहिएगा कि 1, 2, 3, 4 यहाँ 4 गुब्बारे हैं, नहीं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। 4 गुब्बारे हमें नहीं चाहिए, हमें रंग बिरंगे गुब्बारे। तराजू पर तौल रहा है, एक तराजू है नहीं, यहाँ पर सब्जियां तराजू पर तौल रहा है। तो नरेशन जरूरी है। अब हम आ जाते हैं, दूसरा है, ये छोटे क्लासेस के लिए है। बच्चों को संवाद लेखन हम छोटे क्लास में नहीं सिखा सकते क्योंकि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पिक्चर स्टोरी, जैसे हम छोटे बच्चों के लिए पिक्चर स्टोरीज बुक्स रखते हैं, उसी तरह हिंदी में भी ऐसे कुछ ले लीजिए ताकि वो बच्चा इन्हें पढ़े, इन्हें समझे। आप पढ़ के सुनाइए, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, आप पढ़ के सुनाइए और नरेट कीजिए कि इन दोनों के बीच में कैसी बातें हो रही है। चूहे, मुझे देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ, तुम तो छोटे से चूहे हो। अब चूहा बोल रहा है, अरे तुम बड़े दिखते हो तो क्या हुआ, मैं तो कितना फुर्तीला हूँ, झटपट दौड़ लगाता हूँ, सबसे चुस्त चुस्त कहलाता हूँ। ये किसका डायलॉग है? चूहे का डायलॉग है। अरे छोड़ो ये फुर्ती की बातें, मैं तो मोटा तगड़ा हूँ, जिसे चाहूं उसे पटक सकता हूँ, पैरों तले मसल सकता हूँ, सब मुझसे डरते हैं। ये हाथी का डायलॉग है। तुम बताओ चूहे जी, कितना वजन उठा सकते हो, बिल्ली से डरकर भागे भागे फिरते हो। तो ये 2 चूहा और हाथी के बीच के डायलॉग्स हैं, ये आप पढ़कर सुनाइए और उन्हें ये बताइए कि इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं वही है संवाद। अब बच्चे अपना कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है मैं हाथी हूँ, आप चूहा हो, हम दोनों के बीच में बात है। तो वो जिस रूप में बोले, जैसे बोलेगा कि देखो मैं कितना मोटा हूँ, चूहा बोलेगा मैं कितना फुर्तीला हूँ। सेंटेंसेस, बस छोटे छोटे सेंटेंसेस दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन के रूप में आ सकते हैं। लेकिन ये कहानी आप पढ़कर आप अपना वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ उनके सामने प्रस्तुत कीजिएगा। कंटिन्यूएशन। हाथी राजा, ज्यादा मत इतराओ, कौन श्रेष्ठ है अभी फैसला कर लेते हैं, तुम मुझसे दौड़ में जीते तो जानो, कल सुबह नदी के पास सभी जानवरों को इकट्ठा करेंगे, उन्हीं के सामने दौड़ लगाएंगे और फैसला हो जाएगा। दोनों ने दौड़ लगाई, ये नरेशन है। नरेशन करने के लिए अलग से और एक कैरेक्टर। चूहा आगे निकल गया, हाथी पीछे रह गया। अब चूहा कहता है, चूहा का लास्ट डायलॉग, हाथी भैया देखो मैं तो छोटा होकर भी जीत गया, तुम्हारी ताकत काम ना आई। एक कहानी आपने बताई और कहानी को संवाद के रूप में, डायलॉग के रूप में, कॉमिक्स के फॉर्म में आप संवाद को इंट्रोड्यूस कीजिएगा छोटे क्लासेस में। कहानी आप पढ़िए। अब बच्चों ने कहानी समझ ली है, अब एक चूहा बनेगा और एक हाथी, और उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन करवाइए। उसी तरह से अगर आप सूरज हैं और आप चांद हैं तो दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो सकता है? अगर आप फूल हैं और एक तितली है तो दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो सकता है? अगर आप पेंसिल हैं और एक पेन है तो दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो सकता है? क्योंकि उन चीजों से वो परिचित हैं। अगर आप बोलेंगे 2 बच्चों को कि हाँ चलो बेरोजगारी के बारे में दोनों बात करो, तो क्लास 3, 4, 5 के बच्चे नहीं समझ पाएंगे।
हाँ वही, दो बच्चे आइसक्रीम के बारे में बात कर पाएंगे, कोई किसी कार्टून शो के बारे में बात कर पाएंगे। हो सकता है कि स्कूल में कोई एक्टिविटी है या कोई प्रतियोगिता हो रही है, दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स को चूज कीजिए जिसमें वो इंटरेस्टेड है। जैसे हाथी इस कहानी में बच्चे रुचि दिखाएंगे और साथ में वो ये शब्दों का, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर पाएंगे। एक मिनट मैं म्यूट कर देती हूँ। This is share screen. स्क्रीन देख पा रहे? स्क्रीन देख पा रहे माँ? यस मैम। सेम। हाँ। इसी तरह और एक कहानी, गर्मी से तालाब का पानी सूख रहा है, सारी मछलियां मर गई, अब तो केवल मैं ही बची हूँ। यहाँ पर एक मछली और एक मेढक के बीच का डायलॉग है। मछली रानी ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए पानी वाला तालाब खोज लूंगा। फिर मेढक कहता है, मैं आज पास के गांव में जाकर दूसरा तालाब ढूंढ लूंगा। वाह, तालाब मिल गया। मैं मछली को दूसरे तालाब तक कैसे पहुंचाऊं? यह तो बड़ी समस्या आ गई। यह तरकीब ठीक रहेगी, पेड़ से पत्ते तोड़कर दोना बना लेता हूँ और मछली के पास ले जाता हूँ और मछली को दोने में ले लेता हूँ। प्यारी मछली, इस दोने में आ जाओ, मैं तुम्हें दूसरे तालाब तक ले चलूंगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत जल है। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने अपनी दोस्ती खो दी। तो छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से बच्चों को आप संवाद लेखन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिए ना। सॉरी मैम। अब हम आ जाते हैं, वो ये संवाद लेखन आपका छोटे क्लासेस के लिए है मैम, छोटे क्लासेस के लिए। बड़े क्लासेस के लिए आप आराम से अलग से संवाद लेखन करा सकते हैं जिसके अलग प्रारूप हैं। ये इसलिए छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े डायलॉग्स वो बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, एटलीस्ट ओरली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चित्रों के माध्यम से, इनके डायलॉग्स को सुनकर। नेक्स्ट आता है नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग। आप क्लास 2, 3, 4 में भी करा सकते हैं। स्लोगन राइटिंग कोई भी कर सकता है, बच्चे अपने मन से लिख सकते हैं, बस उन्हें आप एक आइडिया दे दीजिए कि किस तरह लिखना है। तो स्लोगन राइटिंग कम से कम 10 to 15 वर्ड्स में होना चाहिए और उसके पीछे एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, राइमिंग होना चाहिए, एक या दो पंक्तियों में ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसने एक पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ नहीं लिखना है। और लययुक्त नारे जल्द ही, मतलब बहुत ही राइमिंग होगा तभी वो जल्दी जल्दी याद रहेगा। जैसे जल है तो कल है, उस तरह के छोटे छोटे और लय युक्त मतलब होता है राइमिंग और एकदम सिंपल वर्ड और जो बहुत ज्यादा प्रचलित है उस तरह के ही आप उनसे लिखवाइए। जैसे आप लोग ये देखते होंगे मिल्की बार वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आता है, मिल्की बार खाओ ताकतवर बन जाओ। तो छोटे बच्चों से आप उस तरह के नारे लिखवाइए जो बच्चे परिचित हैं। उसी तरह से घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल कीजिए, नो क्या है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर इसे खरीदिए। उसी तरह से कुछ राइमिंग्स वाले जो टीवी में, कोरोना से अपने आप को बचाइए। हाँ, और उसी तरह टीवी में आने वाले डायलॉग्स जो क्या बोलते हैं, स्लोगन्स जो हैं वो बच्चे ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जब भी वो टीवी देखेंगे और किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट सुनेंगे, साथ में वो नारा सुनेंगे, तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और उन्हें कहिए कि नारा जो भी है ब्यूटीफुली एक बड़े से पेपर पर कलरफुल लिखिए। छोटे क्लासेस के लिए मैं बोल रही हूँ, क्लास 3, 4 या आई थिंक 4 और 5 के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन 6, 7, 8 में जब आते हैं तो एक कुछ प्रॉपर विषय दीजिएगा, जैसे जल बचाओ, पर्यावरण दिवस है,
मातृ दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। तो थोड़े टॉपिक आप बड़े कीजिए और थोड़ा जिसमें कंटेंट हो और बच्चा समझ कर लिख सके, तो उस तरह के टॉपिक्स हायर क्लासेस के लिए दीजिए। और 9th और 10th में तो साक्षरता दिवस, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बच्चों को उस चीज के बारे में पहले जानना होता है, फिर जाकर ही वो नारा लिख पाते हैं। स्वच्छता अभियान 10वीं कक्षा के लिए। यस, स्वच्छता अभियान 10वीं कक्षा के लिए है। साक्षरता अभियान भी है, इसके साथ पल्स पोलियो अभियान भी है। और रक्तदान रक्तदान का के बारे में है, रक्तदान, महादान, नेत्रदान, अंगदान, इस तरह के जितने भी सोशल टॉपिक हैं, विशेष हैं, उन सब के बारे में जरूर रखिए। जैसे चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस बनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, उसी तरह वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, उसी तरह से विमेंस डे भी होता है। तो हर दिवस पर जरूर नारा लिखवाएं, क्योंकि टीवी में आते रहता है, एडवर्टाइजमेंट्स में देते रहते हैं। और इसके साथ साथ नारा लेखन में पिक्चर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारा लेखन और पोस्टर मेकिंग में डिफरेंस है। पोस्टर मेकिंग में चित्र और उसके रंगों की बहुत महत्व, चित्रों का और रंगों का बहुत महत्व होता है, लेकिन नारा लेखन में शब्दों का और उसके लय का तुकांत होना चाहिए, राइमिंग होना चाहिए, और वो टॉपिक के अनुरूप होना चाहिए, उस विषय से संबंधित होना चाहिए। ये हायर क्लासेस के लिए मैं बोल रही हूँ। लोअर क्लासेस के लिए आप सिंपल वाले लीजिए, जैसे ब्रिटानिया बिस्किट का आता है, अमूल चीज का आता है एडवर्टाइजमेंट, अमूल मिल्क का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसमें एक स्लोगन्स आते हैं। तो बच्चों को बोलिए कि उन्हीं स्लोगन्स को वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी वो आत्मसात कर पाते हैं, समझ पाते हैं। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है, ये स्वच्छता अभियान जो चला था उस पर बना हुआ था। इस तरह से बच्चे अपने अनुसार बना सकते हैं। तो नारा लेखन इंट्रोड्यूस आप क्लास 2, 3, 4 से शुरू कीजिए, ताकि वो हायर क्लासेस में जाने के साथ साथ तो लयात्मक और तुकांत शब्दों का प्रयोग करना जान जाए। मैम, नारे के लिए चित्र जरूरी नहीं है क्या? नहीं मैम, नारे के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं है, और क्लास 9 में इस साल नारा लेखन नहीं है। हाँ मैम, निकाल दिया गया है, नारा लेखन निकाल दिया गया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए 6, 7, 8 में नारा लेखन रखें, क्योंकि कभी भी अभी इस बार पोर्शन को इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि कोविड बैच है, उनकी क्लासेस होता, तो कुछ पोर्शन हटाया गया है। लेकिन नारा लेखन का अभ्यास जरूर 6, 7, 8 में कराइए, और इसके साथ साथ उसे डिस्प्ले कीजिए क्लास में, कहीं पर भी लगा दीजिए, ताकि बार बार बच्चा देखेगा, दूसरों के भी नारे देखेंगे तो उनको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, संदेश लेखन का प्रारूप। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरीज, नहीं तो ऑल द बेस्ट, संदेश भेजते हैं व्हाट्सएप पे, बच्चे भी भेजते हैं, बड़े भी भेजते हैं, सब भेजते हैं। आप सब भी भेजते हैं? हाँ मैम, यस, सब भेजते हैं हम। तो ये है सिंपल, अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया उसकी वजह से हम ये दे रहे, लेकिन पहले एक रूप होता था संदेश लेखन का, एक प्रॉपर पेपर पर नीटली लिखकर संदेश भेजा जाता था, और वो पेपर्स हम हमेशा संजो के रखते थे, क्योंकि वो बहुत ही हमारे दिल से जुड़ा हुआ होता है। तो संदेश लेखन अनौपचारिक रूप में ज्यादा होता है, अनौपचारिक इनफॉर्मल वे में हम संदेश अनौपचारिक रूप में ज्यादा लिखते हैं। कुछ संदेश होते हैं जो देश के नाम होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं, या जो राष्ट्रपति हैं वो देश के नाम संदेश देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर, वो संदेश है जिसमें इनफॉर्मल औपचारिक रूप भी रहता है। संदेश लेखन का शुरुआत कहाँ करें? संदेश लेखन क्लास 3 में कर सकते हैं मैम। जैसे क्लास 3 में बच्चा जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तुम अपना जन्मदिन अच्छी तरह से मनाओ, तुम्हारी प्यारी सहेली, ऊपर में उस सहेली का नाम जिसके लिए वो जन्मदिन, ये एक संदेश लेखन है जो क्लास 3 में भी हम शुरू कर सकते हैं। टीचर्स, आपसे अनुरोध है कि क्या क्लास 3 में ये 2 लाइन लिखवा सकते हैं हम बच्चों को संदेश लेखन? जन्मदिन की शुभकामनाएं, मतलब जैसे हैप्पी बर्थडे वो इंग्लिश में लिखते हैं,
उसी तरह से हिंदी में एक लाइन, जन्मदिन की शुभकामनाएं, तुम्हारा जन्मदिन अच्छा रहे, और नीचे में तुम्हारी प्यारी सहेली, ऊपर में उस सहेली का नाम। बस यही है संदेश। और एक संदेश हो सकता है जो मैसेज राइटिंग हम करते हैं कि आज मैं विद्यालय से देरी से आने वाली हूँ, वह सूचित मतलब बताते हुए अपनी माँ को एक छोटे से पेपर पर कि प्यारी माँ, आज विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं हैं, मैं 5:30 बजे घर पहुंचूंगी, नीचे में आपकी प्यारी बेटी। एक छोटा सा मैसेज स्लिप बना सकते हैं। उसी तरह से मतलब बहुत ही सिंपल 2 या 3 लाइन हम मैंने भी क्लास करवाई थी, ये एक्टिविटी मैंने भी करवाई थी। मैंने क्या किया था, एक पोस्ट ऑफिस से सबसे पे वो लेके आई थी, इसके अंदर सारे जो मदर्स डे के ऊपर सारे बच्चों से अपनी मम्मी के बारे में कुछ लिखवाया मैंने, फिर उनका एड्रेस, करेक्ट एड्रेस डलवा के मैंने पोस्ट किया, और फिर वो सब बच्चों के घर में भी गया था। उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था पेरेंट्स से। यस मैम, बहुत बहुत, और पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं अपने बच्चों के द्वारा लिखे हुए। तो जरूर बोलिएगा। छोटे बस एक छोटा सा ऐसा पेपर लेने के लिए कहिए, उसे उसके ऊपर संदेश लिख देंगे, उसे फोल्ड कर देंगे, उसे एनवलप में डालकर अपने घर भेज सकते हैं। इसी तरह से ग्रीटिंग्स भी बना सकते हैं। बस एक छोटा सा, जैसे ये ग्रीटिंग है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा, आप मुझे देख सकते हैं? नहीं, कोई मुझे हाँ देख मैम, दे रहा? हाँ मैम, देख सकते हैं। यस, ऐसा एक ग्रीटिंग जरूर बनवाइए जिसमें संदेश लिखा है, जन्मदिन की शुभकामनाएं, नहीं तो दिवाली की शुभकामनाएं, ये कुछ भी मतलब जो भी बच्चे को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन है, तो परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और वो कुछ वर्ड्स उन्हें दे दीजिए ताकि वो इस तरह की ग्रीटिंग्स बना सके। और वो ये ग्रीटिंग्स अपने मित्र को दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। और इससे क्या होता है, एक बच्चे को भी बहुत खुशी होती है कि उसने कुछ ऐसा नया किया है, साथ में क्रिएटिविटी, उसमें वो पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे। और संदेश लेखन जो हायर क्लासेस के लिए मैं आने वाली हूँ, उसमें 30 से 40 शब्द होना चाहिए, और ये बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तिथि और समय, उसमें डेट मेंशन होना चाहिए कि किस दिन या लिखा जा रहा और समय क्या है, सुबह लिख रहे, शाम को लिख रहे, दोपहर लिख रहे। संबोधन अर्थात किसके लिए, जैसे प्रिय मित्र है, मेरी प्यारी माँ है, उस तरह से संबोधन होना जरूरी है। और लिखने वाले का नाम लास्ट में, तो आपकी प्यारी बेटी संध्या या सुमिता जो भी है, नीचे में लास्ट में। और एक ही अनुच्छेद, एक अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब कम से कम 3 से 4 लाइन। हायर क्लासेस के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर छोटे क्लासेस हैं तो 2 लाइन काफी है। जन्मदिन पर शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम अपना जन्मदिन अच्छी तरह से मनाना, तुम्हारी प्यारी सहेली सुनीता। हो गया। बस अगर हायर क्लासेस हैं 6 to 8 हैं, कम से कम उसे एक पैराग्राफ लिखना होगा जिसमें 30 से 40 शब्द होते हैं, तो कम से कम 5 या 6 लाइन आती है, उससे ज्यादा नहीं आती। और विषय के अनुरूप, अगर बच्चे को हमने कहा कि जन्मदिन पर लिखिए, तो जन्मदिन से संबंधित ही होना चाहिए। उसमें ये नहीं लिखना चाहिए अच्छा कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों बातें करेंगे, हम दोनों चैनल पे मूवी देखेंगे, नहीं। ओनली टू द टॉपिक, जन्मदिन की शुभकामनाएं, तुम्हारा जन्मदिन अच्छा हो, और ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, बस उसी से संबंधित, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। पत्र लेखन में सब कुछ लिख सकते हैं ना मैडम? हाँ जी, लेटर में सब कुछ लिख सकते हैं। सब कुछ लिख लेटर में आप पूरा लिख सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए उपहार खरीदा है, मुझे आशा है कि तुम्हें उपहार पसंद आएगा, मैं जब आऊंगी तो उपहार लेते आऊंगी, जो भी लिखना है वो पत्र में लिख सकते हैं। लेकिन संदेश टू द पॉइंट, विषय के अनुरूप, और कम से कम शब्दों में मैसेज है, बस एक छोटा सा मैसेज। और हमारे स्कूल में शिक्षक दिवस में हर साल बच्चे देते हैं, मैं शिक्षक दिवस में हाँ जी, हाँ जी, बच्चे लिख कर देते हैं हमारे लिए वाह, बहुत अच्छे। शिक्षक दिवस में। टीचर, हाँ, शिक्षक दिवस पे, दिवस में शिक्षक दिवस पे बच्चे लिख कर देते हैं कि लिख देते हैं। मेरे जन्मदिन में भी बच्चे देते हैं। वेरी गुड मैम, उनको ये अभ्यास करवाइए, उससे क्या होगा कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वर्ड्स देखिए, शुभकामनाएं, प्रार्थना, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको आ जाएगा। छोटे क्लास में जब आ जाएगा तो बड़े क्लास में उनको थोड़ी आसानी हो जाती है वो सब लिखने में। ये है आपका संदेश लेखन का फॉर्मेट, स्पेशली फॉर 6 to 10 के लिए।
3, 4, 5 अगर इधर उधर लिखता है तो फॉर्मेट के लिए अंक ना काटे, बस ये देखे कि वो जो टू द टॉपिक उसने लिखा है कि नहीं। लेकिन क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए संदेश लेखन इस तरह ही होना है। राइट साइड में टाइम, लेफ्ट साइड में डेट, उसके नीचे संबोधन। प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दिवाली आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये 6 to 10 के लिए ये फॉर्मेट है और उनसे कहिए कि यही फॉर्मेट वो इस्तेमाल करें एग्जाम के लिए। लास्ट में क ख ग परिवार दिया हुआ है। 9th और 10th को कहिए कि केवल क ख ग लिखना है, वो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 6 to 8 के बच्चे अपना नाम लिख सकते हैं क्योंकि बोर्ड करेक्शन के लिए ये नहीं जाता है। ये है आपका संदेश लेखन का फॉर्मेट। तो हमने समाज जाना, संदेश जाना, नारा जाना और पिक्चर नरेशन, चित्र वर्णन हमने जाना और चित्र वर्णन के नियम सीखे। अब हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल है, जो 6 to 10 के लिए है स्पेशली, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार गौर फरमाइए, देखिए जो छोटे क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि बाद में कभी भी आपको काम आ सकता है। अब जो 6 to 10 के लिए संवाद लेखन है वो इस तरह होना चाहिए। संवाद लेखन के नियम। संवाद में प्रभावशाली और सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए और पंचुएशंस, विराम चिन्हों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। जहां पर भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह है या कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, प्लीज उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। समाज में ये महत्व रखता है और विषय के अनुरूप होना चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, हमने विषय दिया उन्हें कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और 2 महिलाओं के बीच में संवाद चल रहा है। तो 2 महिलाएं बात कर रही है, अच्छा तुम कहाँ रहती हो? मैं यहीं पे रहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा तुमने सब्जियां खरीदी? हाँ सब्जियां खरीदी। बहुत महंगाई बढ़ गई है? हाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। इस संवाद के लिए अंक नहीं मिलेंगे, जबकि बच्चे ने 4 या 5 संवाद लिखे हैं, लेकिन नहीं। क्यों? विषय क्या था हमारा? महंगाई, कॉस्ट बहुत बढ़ जाना, उसके ऊपर उन्हें चर्चा करनी है, उन्हें बात करनी है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? अच्छा महंगाई को कैसे हम कम कर सकते हैं? महंगाई की वजह से गरीबों का क्या हो रहा है? तो ये बातें यहाँ पर आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं। रिसेंटली एक क्लास 6 या 6 का था क्वेश्चन पेपर, उसमें यात्री और कंडक्टर के बीच का संवाद। कोई भी बता सकते हैं कंडक्टर और यात्री के बीच में क्या संवाद होगा? बताइए क्या डायलॉग हो सकते हैं? बस कंडक्टर और ट्रैवल करने वाला जो बस में जा रहा है वो व्यक्ति, उन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन क्या आएगा? कंडक्टर पूछ रहे हैं कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बस कहाँ जाती है, टिकट बस का भाड़ा टिकट के बारे में बोलना है मैडम। टिकट टिकट के कितने का बारे है, में। यस कितना समय लगेगा? ठीक, एकदम सही। ये चीजें इसमें डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उससे संबंधित छोड़कर अन्य बातों पर ज्यादा गौर करते हैं। तो इसलिए उन्हें एकदम बताना होगा कि जो भी टॉपिक है विषय के अनुरूप ही बताएं, उसी के बारे में बताएं। और उस बच्चे ने, जो क्लास 6 का बच्चा था, उसने क्या लिखा था कि कंडक्टर भैया आज होली है और हमारे गांव में होली बहुत अच्छा मनाते हैं। फिर कंडक्टर बोलेगा हाँ हमारे गांव में भी बहुत अच्छा होली मनाते हैं, वहां पर हम रंगों से खेलते हैं। बस यही कॉन्वर्सेशन चल रहा है एक यात्री और कंडक्टर के बीच में। जब उसे काट दिया गया तो बच्चे ने पूछा कि मैम मैंने तो 10 डायलॉग लिखे हैं, आपने अंक क्यों नहीं दिए? क्योंकि टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है, उसे समझना जरूरी है कि उसके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होगा। यात्री है मतलब ट्रैवल कर रहा है, तो कौन से प्लेस में जाना है, उसका भाड़ा कितना है, कंडक्टर से पूछेगा, कंडक्टर कुछ इंफॉर्मेशन देगा, वही चीजें आनी चाहिए। और संवाद छोटे होने चाहिए, लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं चाहिए, एकदम छोटे छोटे, ताकि वो आराम से उस चीज को समझ सके। वो और कंटिन्यूएशन होना चाहिए।
पता चला कि 2 डायलॉग्स किसी और चीज के बारे में हैं, बाकी 2 किसी और चीज के बारे में। नहीं, एक कंटिन्यूएशन, एक फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो संवाद में स्वाभाविक एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, पूरे टॉपिक को कवर करते हुए एंड में समराइज भी करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। वहां पर धन्यवाद बोलते हुए, हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं इस पर अब विचार करूंगा, उस तरह से उसे समाप्त भी करना जरूरी है। तो संवाद लेखन के ये नियम है जो हायर क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है, और ये 5 अंक के लिए आते हैं। 5 अंक में 3 अंक कंटेंट के लिए होता है, 1 अंक भाषा के लिए होता है, और 1 होता है प्रस्तुतिकरण, मतलब उसने कैसे शुरू किया। और संवाद लेखन में ऊपर में कभी कभी मेंशन भी कर दीजिए कि ये 2 यात्री बस में बैठे हैं, या उस प्लेस के बारे में कि कहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन हो रहा। दुकान में 2 स्त्रियां ब्रैकेट में डालकर, ताकि प्लेस भी पता चल जाए। ये संवाद लेखन के नियम। और हायर क्लासेस में कैसे आप संवाद कराएंगे, तो टॉपिक दे दीजिए, मीरा और सोनम के बीच लॉकडाउन के अनुभवों पर बातचीत। यहाँ पर आप इनकम्प्लीट डायलॉग्स दीजिए। अरे सोनम कैसी हो? सोनम मैं ठीक हूँ, तुम तो दिखाई ही नहीं देती। उसके बाद मीरा, सोनम, उन्हें कंप्लीट करने के लिए दीजिए, उन्हें कहिए कि आप अब अपने डायलॉग्स लिखिए, और उसके बाद वो अपने अनुभव लिख लेंगे, और लास्ट में कैसे उसे कंक्लूड करना है वो भी बता दीजिए। उसी तरह से और अगर आपको लगता है कि क्लास 6 के बच्चे उतना महंगाई के बारे में, ग्राहक के बारे में या बेरोजगारी के बारे में नहीं समझते हैं, तो उनके मीनिंग समझा कर पहले, उसके बाद ये डायलॉग ऐसे आधा आप दे दीजिए, 3 या 4 डायलॉग उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। दिस इज ओनली फॉर 6th स्टैंडर्ड, ओनली फॉर 6th स्टैंडर्ड। जब 5th से 6th में आते हैं, वो जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें, लेकिन सेकंड टर्म से केवल टॉपिक दीजिए, उन्हें कोई हिंट्स भी मत दीजिए। और हाँ, टॉपिक का मीनिंग इंग्लिश में जरूर समझा दीजिए, ताकि वो उसके अनुसार ही लिख सके। ग्राहक आलू प्याज क्या भाव दिए, उस तरह से डायलॉग चलेगा, और बोलिए कि टॉपिक पर ही बने रहे, उससे अलग ना हो, उसे डाइवर्ट ना हो। और बच्चे कभी कभी टॉपिक को पढ़ते समय गलतियां करते हैं। बाल मजदूरी मतलब चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, और बच्चे ने उसे पढ़ा बाल मजबूती, और उसने उसके बारे में लिखा कि बालों को मजबूत करने के लिए, काले और घने बाल बनाने के लिए हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। और टॉपिक था बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर। बच्चे ने क्वेश्चन गलत पढ़ा, बाल मजबूती, और उसके बारे में पूरा 10 डायलॉग गलत लिख दिया, तो पूरे के पूरे 5 अंक गए। हमेशा बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक, वो जो पर्टिकुलर वर्ड है उसे समझ नहीं पाते हैं। और इसी तरह एक बार आया था पेय पदार्थ के बारे में, किसी भी एक पेय पदार्थ के बारे में आप लिखिए। पेय जानते, मनपसंद पेय के बारे में, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स। और बच्चे को लगा कि जीपे है, जीपे जानते हैं सब, गूगल पे। हाँ, और उसने जीपे के बारे में लिखा था। तो इसमें हमें पता क्या चलता है कि बच्चों की वोकाबुलरी, जो शब्द है वो बहुत कम है उनके पास। तो कोशिश कीजिए कि हर दिन कम से कम 5 नए शब्द सिखाएं, जैसे अभियान, सचिव, संचालन, ऐसे शब्दों से जरूर परिचित करवाएं। स्पेशली जो 6 to 10 पढ़ाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक बच्चों को रखवाएं जिसमें केवल शब्द हो, और वो भी वो शब्द जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, काला बाजारी नहीं जानते हैं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं जानते, बेरोजगारी शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। तो वैसे शब्दों से परिचित कराना क्लास 6 से शुरू करना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं लघु कथा के नियम। ये स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए है, लेकिन 6 to 10 पढ़ाते हैं, उन्हें अभ्यास करवाते हैं। छोटे क्लासेस में लघु कथा हम नहीं करा सकते क्योंकि वो उतना नहीं लिख सकते, हाँ, लेकिन पिक्चर नरेशन को स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियां फिल इन द ब्लैंक्स की तरह देकर उसे कंप्लीट करवा सकते हैं छोटे क्लास। लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रारूप है, नियम है, वो है सबसे पहले संदेश होना जरूरी है। कल भी हम जब शॉर्ट स्टोरी के बारे में कर रहे थे, संदेश, एक मॉरल वैल्यू, एक नैतिक मूल्य का होना जरूरी है। उसके बाद कैरेक्टर्स,
अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके अनुसार कैरेक्टर का चयन होना चाहिए। कथोपकथन, कथोपकथन मतलब होता है डायलॉग्स। लघु कथा में उन दो कैरेक्टर्स के बीच में या तीन कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग्स एक या दो होने चाहिए, ताकि उसमें एक नेचुरल एक रुचि उत्पन्न हो। भाषा शैली, जो लैंग्वेज स्टाइल है, वो विवरणात्मक ही ज्यादा हम करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा नरेटिव, जैसे मैं स्टोरी लिख रही हूँ, मैं अपने ऊपर, जैसे बड़े भाई साहब हमारा 10th में है, आत्मकथात्मक शैली मतलब ऑटोबायोग्राफी जैसा, तो लघु कथा उस रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर विवरणात्मक शैली में ही लिखते हैं। वातावरण, वातावरण मतलब लघु कथा में ये जरूर मेंशन कीजिए कि जंगल में एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कौवे थे, उस तरह से, तो जंगल का वो वातावरण। एक बहुत बड़ा शहर था, शहर में राम और सोहन रहते थे, तो शहर का ये वातावरण। उस तरह से आपको वहां पर मेंशन करना होगा कि ये लघु कथा कहाँ हो रही है, कौन सा है। और शीर्षक, उसका एक शीर्षक होना बहुत जरूरी है। शीर्षक के लिए 1 अंक, संदेश के लिए 1 अंक, 3 अंक कंटेंट के लिए, टोटल 5 मार्क्स के लिए। अच्छा, अब मेरे लिए कहानी कौन पढ़ेगा? कोई है वॉलंटियर? मैं पढ़ूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, कामनी मैम पढ़िए। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी खो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनने वाले भी आते। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था, जो कभी कभार ताले तोड़ने के काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता था कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियां में कौन सी ऐसी खूबी है कि इतने मजबूत ताले को भी चुटकियों में खोल देती हैं, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन, यह बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने जिद्दी तालों को भी बड़ी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम तालों से खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, उनके ऊपर प्रहार करते हो, और ऐसा करने से ताला खुलाता नहीं, टूट जाता है। जबकि मैं तालों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं तो उसके मन में उतर कर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उससे खुलने का निवेदन करती हूँ तो वो फौरन खुल जाता है। बहुत अच्छा कहानी है मैम, है ना? yes. है मैम, जरूर। तो अब बच्चों के दिल के ताले को खोलना है तो हमें भी वही करना पड़ेगा, हमें हथौड़ा नहीं चाबी बनना पड़ेगा, तभी हम उनके दिल तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे हिंदी से भागना शुरू कर देंगे। तो ये जो कहानी है इसमें एक हथौड़ा और चाबी के बीच की है। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है? हथौड़ा और चाबी। अच्छा, ये वातावरण ये कहाँ पर हो रहा है? ये कहानी कहाँ पर हो रही है? लघु कथा दुकान पर अंदर हो रही है, और भाषा बहुत सिंपल है, सरल है, और एक जगह देखिए डुप्लीकेट शब्द का भी प्रयोग है, तो अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है, और डायलॉग भी है बीच में। वहां पर देखें, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता, तो वहां पर वो डायलॉग चल रहे हैं 2। बहन, यह बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, तो एक डायलॉग हो गया, तो वहां पर आपका कथोपकथन भी हो गया है। तो इसका शीर्षक दिया हुआ है हथौड़ा और चाबी। अब इसका संदेश क्या होगा, मैसेज क्या होगा, क्या आप संदेश पाते हैं इससे? जो काम नम्रता से हो सकता है उसके लिए हमें कठोरता की जरूरत नहीं होती। एकदम सही, कि अगर प्यार से समझाएंगे तो वो काम बन जाएगा,
वहां हमें कठोर बनने की जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। अगर आप प्यार से रहेंगे तो उनके दिल को स्पर्श कर पाएंगे, वही मैसेज है। तो ये लघु कथा है जो 5 अंकों के लिए आता है 1 अंक शीर्षक के लिए, 1 अंक संदेश के लिए, 3 अंक कंटेंट के लिए। और उसमें कंटेंट में आपका कथोपकथन होना जरूरी है। पात्र जो हैं सोच समझकर कैरेक्टर चुनने हैं जो उसके अकॉर्डिंग ही चले। अब इसके अलावा छोटे क्लासेस में आप इस तरह दे सकते हैं कहानी संकेतों के आधार पर। वहां पर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कट तो नहीं रही है ना? नहीं मैम। हाँ, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे करके। तो एक गांव में एक गरीब लकड़हारे का रहना डैश डैश। एक दिन लकड़ियां काटते हुए कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिरना, उसका दुखी होना, जल देवता प्रकट होना, सोने व चांदी की कुल्हाड़ी देना, लकड़हारे द्वारा इनकार करना, ईमानदारी का परिचय, जल देवता का प्रसन्न होना। ये कहानी सबको पता है ना, कुल्हाड़ी वाली, कि एक कुल्हाड़ी गिर जाती है तो वो देवी 3 कुल्हाड़ी लेकर आती है, सोने चांदी और लोहे की। तो कहता है कि लोहा वाला ही मेरा है, पर खुश होकर वो तीनों उसे देवी माँ दे देती है। ये कहानी है और ये छोटे क्लासेस के लिए है और उन्हें वहां पर स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन ईमानदारी लकड़हारी है मैडम, ईमानदारी लकड़हारी हेडिंग ईमानदारी लकड़हारा, एग्जैक्टली। और जो बच्चे जो कहानी परिचित है जैसे लालची कुत्ता, प्यासा कौवा, वही स्टोरीज उन्हें दे दीजिए ताकि उनको पता है कि स्टोरी क्या है और उसको वो लिख सके। अब हम आ जाते हैं विज्ञापन लेखन पर, जो विज्ञापन लेखन आप क्लास 4 और 5 में भी करा सकते हैं। विज्ञापन लेखन का ये फॉर्मेट है, इसी रूप में होना जरूरी है। सबसे ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में उस प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद नारा, वहां पर नारा लेखन होना जरूरी है। एक उससे संबंधित स्लोगन लिखना है, चित्र बनाना है, कम से कम 4 विशेषताएं, कम से कम दाम, ऑफर या कुछ बचत वगैरह, और लास्ट में संपर्क लिखना है कि कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट डिटेल्स, और पूरे विज्ञापन को एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखना है। ये है आपका विज्ञापन जो क्लास 6 के लिए हमने सिखाया था। आप क्लास 4 या 5 के लिए बस 2-2 लाइन दे दीजिए। उन्हें बोलिए कि बस 2 लाइन में ही उस प्रोडक्ट के बारे में लिखिए। जैसे कोई घड़ी है तो बच्चा बस 2 लिख सकता है, सुंदर घड़ी, टिकाऊ घड़ी, ठीक है, सभी दुकानों में उपलब्ध, और उससे संबंधित एक स्लोगन लिख सकता है। ये है आपका किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में विज्ञापन। लेकिन क्लास 10 में उत्पाद से ज्यादा, प्रोडक्ट से ज्यादा सामाजिक विज्ञापन होते हैं। सामाजिक विज्ञापन मतलब होता है सोशल एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे कोरोना अभी बहुत फैला हुआ है तो क्या हमें एडवर्टाइज किया जा रहा है हर जगह कि मास्क लगाइए, हाथ धोइए, वैक्सीन लीजिए, तो वो है सोशल विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन। इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो विज्ञापन है। साक्षरता अभियान है, उस पर भी विज्ञापन बनता है। कभी कभी हाँ जी, मतदान के ऊपर, तो वो एडवर्टाइजमेंट सामाजिक विज्ञापन में आता है। और ये जो है प्रोडक्ट है, उत्पाद से संबंधित विज्ञापन, और स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में सामाजिक विज्ञापन ज्यादा होता है, उस पर फोकस करना जरूरी है। ये है हिंदी दिवस पर एक विज्ञापन जो हम लोग स्कूल में कक्षा में बनवा सकते हैं कि हिंदी दिवस होने वाला है इस तारीख को, इस समय पर, इस स्थान पर, और इसके मुख्य अतिथि ये हैं और क्या प्रोग्राम होने वाला है, और उसके बारे में एक स्लोगन, और ये है विज्ञापन। इसी तरह से नोटिस में भी लिखते हैं, लेकिन वो औपचारिक ढंग से, उसमें कोई चित्र नहीं होगा, टू द पॉइंट होगा, कलर्स नहीं होंगे, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन विज्ञापन में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कलरफुल आपको बनाना है क्योंकि विज्ञापन आकर्षित करने के लिए होता है। एडवर्टाइज, हम एडवर्टाइज क्यों करते हैं किसी चीज को? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जाने और उस चीज के बारे में समझे। ये है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन स्पेशली क्लास 6, 7, 8 के लिए प्रोडक्ट से संबंधित करवाइए। 9th और 10th में सामाजिक विज्ञापन करा सकते हैं, जैसे जल है तो कल है,
इस तरह के सामाजिक विज्ञापन, नहीं तो पल्स पोलियो के ऊपर सामाजिक विज्ञापन, मलेरिया और डेंगू से बचने के उपाय बताते हुए जनहित में जारी, सरकार के द्वारा जो जनहित में जारी आते हैं वो। अब हम आ जाते हैं ये कराने से पहले, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे? यस मैम। थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्या, थोड़ा स्लो जाऊं? ठीक है, मैं अनौपचारिक पत्र पर आ जाऊं या विज्ञापन पे थोड़ी देर रुकूं? मैं अनौपचारिक पत्र पर आ जाऊं? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ जी। यस, ये है अनौपचारिक पत्र जो क्लास 6 से लेकर 9 तक चाहिए, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में केवल औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र क्लास 10 में नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्लियर बता दीजिएगा बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में कि केवल औपचारिक पत्र हैं, और औपचारिक पत्र भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि 10th की केवल 2 या 3 टीचर्स हैं। तो अनौपचारिक पत्र पर जरूर फोकस कीजिएगा टीचर्स, क्योंकि अनौपचारिक पत्र का लेखन आप शायद क्लास 5 से शुरू कर सकते हैं। क्लास 5 में पत्र लेखन है मैम। पत्र लेखन है। हाँ जी। तो क्लास 5 और क्लास 4 में भी है क्या पत्र लेखन? 4 में है मैम, क्लास 4 से। तो अनौपचारिक पत्र जरूर करवाइए, क्योंकि और कोशिश कीजिए कि कम से कम शब्दों वाला दीजिए, केवल 3 या 4 लाइन, जैसे 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र, या मतलब बहन की शादी में जा रहे हैं उससे संबंधित पत्र, वैसे वाले छोटे वाले आसान वाले कर दीजिए। फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, इसमें ऊपर में प्रेषिका कभी लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता। एक्चुअली प्रेषिका मतलब होता है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम एड्रेस सबसे ऊपर रहना जरूरी है अनौपचारिक पत्र में। प्रेषिका फेमिनाइन है, अगर कोई लड़का लिख रहा है तो वहां पर प्रेषक होगा, प्रेषक लड़के के लिए, प्रेषिका लड़की के लिए, वही डिफरेंस है। अगर बच्चा प्रेषक प्रेषिका नहीं भी लिखता है तो चलेगा, लेकिन 6 to 8 में कोशिश कीजिएगा कि बच्चा प्रेषक या प्रेषिका लिखे। स्टार्ट होता है फ्रॉम, उसके बाद क ख ग परीक्षा भवन चेन्नई, हम इस तरह देते हैं। छोटे क्लास में बच्चे को अपने मित्र जिसको भी वो ये मतलब अपना एड्रेस जरूर देने के लिए बोलिए, क्योंकि उससे एड्रेस लिखना आ जाएगा, उससे अपना नाम लिखना आ जाएगा, थोड़ा उससे परिचित हो। लेकिन 6 to 10 के लिए मत दीजिए क ख ग परीक्षा भवन ही दीजिए, वही आदत डलवा दीजिए। राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिनांक आएगा, राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिनांक, ये CBSE द्वारा मेंशन किया हुआ है। हम एक वर्कशॉप में गए थे जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि दिनांक राइट हैंड साइड टॉप में होना चाहिए। इसके पहले हम चेन्नई के नीचे में देते थे, या लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट में कभी कभी देते थे, या इन बिटवीन कहीं दे देते थे, नहीं, केवल राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में होना चाहिए। उसके बाद प्रिय मीरा संबोधन है, इसमें पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय चाचा जी, तो आदरणीय, पूज्य ये बड़ों के लिए है, अपने साथ वालों के लिए या हमसे जो छोटे हैं उनके लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। सप्रेम नमस्ते ये होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, बस प्रिय मीरा लिखकर फिर शुरू कर देते, नहीं, सप्रेम नमस्ते। अगर हमसे बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श नमस्ते देना जरूरी है। अगर हमसे छोटे हैं तो सप्रेम नमस्ते या शुभाशीष भी लिख सकते हैं। शुभाशीष मतलब आशीर्वाद देना, जो हमसे छोटे भाई बहन हैं। तो कल तुम्हारी ये पत्र है जिसमें आपकी सहेली बीमार है और आप उसे बताते हुए कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी और परीक्षा की अच्छी तैयारी, ये है टॉपिक। तो कल तुम्हारे पिताजी से पता चला कि तुम्हारी तबीयत अस्वस्थ चल रही है, आने वाली परीक्षा को लेकर तुम बहुत चिंतित हो। अब परीक्षा को केवल थोड़ा ही समय रह गया है, अतः तुम और भी अधीर हो गई होगी, लेकिन इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ, माँ के हाथ का खाना खाकर तुम चुस्त हो जाओगी। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने में भी मदद करूंगी, तुम्हारे लिखने का सारा काम मैं पूरा कर दूंगी।
मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें इस बार भी शानदार सफलता मिलेगी। अपने आने की जानकारी दे देना, मैं तुम्हें तुरंत ही मिलने आऊंगी। अनौपचारिक पत्र में 2 पैराग्राफ होना जरूरी है। पहले, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम यहाँ पर कुशल होगी, बारे में बता दीजिए। आप नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में उस विषय पर, जिस विषय के लिए आप लिखना चाहते हैं पत्र, उसके बारे में विवरण दे सकते हैं, पर कम से कम 2 पैराग्राफ। छोटे क्लास में अप टू 5th आपकी मर्जी, आप उसे एक में दे दीजिए। मेरा वॉइस वाइब्रेट हो रहा है, मैम म्यूट कर लीजिए। या थैंक यू सो मच। तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट ये है, 2 पैराग्राफ होना चाहिए और लास्ट में तुम्हारी प्यारी सहेली ख ख ग। पहले इनवलप बनाकर 2 एड्रेस भी लिखते थे। पहले हम इनवलप बनाकर 2 एड्रेस लिखवाते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं है सीबीएसई में। लेकिन आपको लगता है कि एक इनवलप बनवाएं बच्चों से और उसके ऊपर लिखवाएं, तो लिखवा सकते हैं, एक एक्टिविटी है। पोस्ट भी करवा सकते हैं अनौपचारिक पत्र, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे एक ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूँ, अपने प्रियजनों को लिख रहा हूँ, तो एक आत्मीय भाव से लिखते हैं। ये है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप 6 to 10 के टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बोर्ड फॉर्मेट है, बोर्ड के द्वारा दिया हुआ फॉर्मेट है। सबसे पहले ऊपर में फ्रॉम एड्रेस, प्रेषक, कखग, परीक्षा भवन। सिमिलरली राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिनांक दिया हुआ है, देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सेवा में प्रधानाचार्य वनस्थली विद्यालय कखगा नगर है, तो ये सेवा में मेंशन करना जरूरी है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में सेवा में दिया हुआ नहीं है। सेवा में मतलब होता है टू द प्रिंसिपल, हम जैसे लिखते हैं, तो सेवा में मतलब टू, प्रेषक मतलब फ्रॉम। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद विषय, विषय के बाद एक लाइन छोड़कर फिर महोदय। बहुत सारे बच्चे विषय बीच में लिखते हैं, नहीं, विषय बीच में नहीं लिखना है। सभी चीज लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक्सेप्ट दिनांक। हिंदी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, औपचारिक पत्र का। एवरीथिंग लेफ्ट साइड एक्सेप्ट दिनांक, दिनांक केवल राइट साइड कॉर्नर। 3 पैराग्राफ होना बहुत जरूरी है। पहले वाले पैराग्राफ में आप अपना परिचय जो भी है, सेकंड वाले पैराग्राफ में टॉपिक के ऊपर क्या समस्या है या क्या आप बोलना चाहते हैं वो, और थर्ड में सम अप करना कि आपसे अनुरोध है कि आप ये काम कीजिए या हमें मार्गदर्शन कीजिए या इसके बारे में जानकारी दीजिए। 3 पैराग्राफ में होना जरूरी है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ में जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो, और लास्ट में उसको कंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद एक लेवल लाइन कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अगर किसी और को लिख रहे हैं तो भवदीय, बस भवदीया फॉर गर्ल्स, भवदीय फॉर लड़के के लिए, मस्कुलाइन के लिए, यही बस होता है। केवल हम प्रिंसिपल के लिए आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखते हैं और किसी के लिए भी नहीं। कखग कक्षा 10वीं, ये फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट चलती हूँ मैं सूचना लेखन पर, स्टॉप कर दूं या सुनो सुनो सुनो, आप सबको सूचित किया जाता है कि हिंदी कार्यशाला शनिवार और रविवार को नहीं होगी। सुनो 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 सुनो, पुनः हिंदी कार्यशाला सोमवार 9 मई 2022 को 9:30 बजे जूम प्लेटफॉर्म पर होगी। सभी हिंदी प्रेमियों से अनुरोध है कि इस कार्यशाला में भाग लें और लाभान्वित हों। मैंने अभी आपको क्या कहा?
बहुत अच्छा अच्छा संदेश मैम। बहुत अच्छा संदेश है मैम। पहले संडे जमाने में संडे क्या नहीं होता है। था, क्या किया जाता था, ढिंडोरा पीट के बोला जाता था, है ना। अनाउंसमेंट कैसे होते थे, ढाम 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 बजाते हुए आपके एरिया में आके सुनो 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 राजा जी का ये संदेश है या सूचना है। तो हमारी सूचना ये है कि कल और परसों छुट्टी है। ये अंग्रेजी में सर्कुलर भी बोलते हैं ना मैम? एग्जैक्टली, सर्कुलर या सर्कुलर बोलते हैं नोटिस ना? भी बोलते हैं, एग्जैक्टली नोटिस नोटिस भी बोलते हैं। पुराने जमाने में वो नगाड़ा बजाते थे मैम। एग्जैक्टली, तो मेरे पास नगाड़ा नहीं था तो मैंने घंटी बजाई। तो ये है आपका नोटिस है, आप सबको दिया जा रहा है कि कल और परसों छुट्टी है और फिर शुरू होगा आपका हिंदी कार्यशाला मंडे को एग्जैक्ट 9:30। आप सब उपस्थित रहिएगा और लाभान्वित होइएगा। लेकिन इस जमाने में हम इस तरह नहीं दे सकते हैं। हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अनुरूप देना होगा। उसे ही कहते हैं सूचना लेखन। सूचना लेखन ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड है, लेकिन आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि एक झलक देख लीजिए, कभी ना कभी काम आ जाए। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीन। ये है सूचना लेखन। सूचना लेखन में सबसे ऊपर संस्था का नाम होना जरूरी है। संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कौन ये आपको संदेश दे रहा है। तो मैं दे रही हूँ, तो मेरा स्कूल का नाम है DAV और पता है गोपालपुरम और कार्यक्रम का नाम है हिंदी कार्यशाला। सूचना दिनांक आज का दिन मैं आपको नोटिस दे रही हूँ, बता रही हूँ, सूचित कर रही हूँ, इसलिए आज का तारीख हो गया 6 मई 2022। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में हिंदी कार्यशाला होने वाली है या जो भी है, या यहाँ पर मुझे देना होगा, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हिंदी कार्यशाला शनिवार और रविवार को नहीं होगी। पुनः यह कार्यशाला कब शुरू होगी, दिनांक कौन सी डेट को शुरू होगी? 9/5/2022 सोमवार को 9 मई 2022। समय 9:30 बजे। 9 बजे। स्थान जूम प्लेटफॉर्म। और कौन अभ्यर्थियों की संख्या, ये आप जरूरत नहीं है क्योंकि ये टीचर्स के लिए है, फीस नहीं, मुफ्त जो भी है। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम अध्यापक को दे दीजिए इस तरह। लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे कि हिंदी प्रेमियों से अनुरोध है कि वो इस कार्यशाला का लाभ उठाए। हस्ताक्षर, पद का नाम और पता, बस ये है आपका सूचना लेखन का फॉर्मेट। ये 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है और बोर्ड के द्वारा दिया गया है और हर चीज के लिए मार्क्स हैं। 2 अंक हैं आपके फॉर्मेट के लिए और 3 अंक हैं कंटेंट के लिए। इसके अलावा सूचना में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सभी चीजें किसके अंदर बंद रहेंगी? बॉक्स के अंदर। बॉक्स में बॉक्स के अंदर। तो कौन कौन सी चीजें बॉक्स में बंद हैं? सूचना, संदेश और विज्ञापन। ये तीनों चीजें हमेशा बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। अगर बॉक्स नहीं है, आधा अंक कट जाता है। कट जाएंगे। बस